तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है और ये फर्स्ट मेम्ब्रेन, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये लिविंग स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात तो याद है सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर। उसके बाद ये किससे बनी होती है? दो मटेरियल से, प्रोटीन और लिपिड्स यानी फैट्स। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। तीसरी बात इसके बारे में याद रखिए, इट्स पार्शियली परमिएबल, पार्शियली और सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी हर हिस्से से ये मटेरियल्स नहीं गुजार सकती। इसका मतलब ये होता है ये सर्टेन मटेरियल्स को सर्टेन रीजन में से जो है वो गुजारने में मदद होती है। ठीक है, मतलब ये कंट्रोल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है? मॉलिक्यूल्स का इन आउट को कंट्रोल करती है। जैसे कि आपने सेल वॉल को तो पढ़ा, वो फुली परमिएबल है, फुली परमिएबल क्या हर मटेरियल उसके अंदर बाहर मूव कर सकता है, लेकिन ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सिलेक्टिवली मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाती है। कुछ खास तरह के मटेरियल्स होते हैं वो कुछ खास हिस्सों से ही मेम्ब्रेन के गुजर सकते हैं, मेम्ब्रेन के हर हिस्से से मटेरियल नहीं गुजर सकते, इसलिए आप इसे सिलेक्टिवली या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम। अच्छा, ये बहुत हार्ड नहीं होती, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक में, और इसलिए अगर ज्यादा प्रेशर हो तो ये बर्स्ट हो जाती है या फट जाती है। अच्छा, देन उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है। डिफरेंस ये आ जाता है कि एनिमल सेल के अंदर की जो न्यूक्लियस है ना, ये थोड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर होता है, जबकि प्लांट के अंदर ये ओवल शेप्ड होता है। उसकी बेसिक रीजन क्या आ जाती है कि देयर इज अ लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल इन द मिडल, मिडल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है जो उसको पुश कर देता है और इसको ओवल शेप में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से याद रखिए कि यहाँ पे अगर हम जब ओवरऑल देखें एक न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन से बना होता है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ज्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। इसलिए ये न्यूक्लियस भी जो होता है इसकी दो लेयर्स आ जाती हैं, दो मेम्ब्रेन आती हैं। अब चलिए, अब सर का आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो नजर आता है, तो ये जो डबल मेम्ब्रेन बाहर बनी हुई है इसको आप कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप या इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो छोटे पोर्स हैं इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये जो न्यूक्लियर पोर्स है इनके साथ ट्यूब्स लगी होती है जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है। तो न्यूक्लियस के अंदर या बाहर जो मटेरियल्स मूव कर रहे होते हैं वो इन्हीं मेम्ब्रेन में से जो है वो गुजर के जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद देन देखिए इसके अंदर एक जेली लाइक और सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। That jelly-like substance is called nucleoplast. जो न्यूक्लियोप्लास्ट होता है उसके अंदर फिर देन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए के बने हुए, डीएनए थ्रेड्स, इनको आप नाम देते हैं क्रोमाटिन। These thread-like structures are called chromatin threads. तो ये जो क्रोमाटिन थ्रेड्स होते हैं, अब लाइक ये डीएनए से बने हुए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है ये जेनेटिक मटेरियल,
बीइंग जेनेटिक मटेरियल, इसका फंक्शन क्या होता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो पास ऑन की जाती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, के एक पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन हैं वो दूसरे पेरेंट्स तक जो होती हैं वो आगे ट्रांसफर की जाती है। तो अब यही जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए एक प्रोटीन के इर्द गिर्द क्वाइल्ड हो जाता है इस तरह। जब ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसी डीएनए को आप नाम देते हैं क्रोमाटिन। ये इस तरह का हो जाता है क्रोमाटिन, और यही क्रोमाटिन बाद में जाके किसमें चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। असल में याद रखिए यही जो डीएनए है, ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो पास ऑन करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। हमारी बॉडी में जितनी टाइप्स की प्रोटीन्स बनती है उन प्रोटीन को कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। आपके बाल, आपकी स्किन, आपके एंजाइम्स, आपकी बोन्स, जितनी टाइप की प्रोटीन्स बन रही है बॉडी के अंदर, तो उन तमाम प्रोटीन को कौन बनाता है, आपका डीएनए ही बना रहा होता है। उन तमाम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल यही करता है। इस तरह जेनेटिकली जितनी इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से आगे उनकी ऑफस्प्रिंग तक जारी होती है वो भी किसके जरिए जाती है, इसी डीएनए के जरिए ही जाती है। और ये डीएनए जो होता है ये हमारे सेल्स के अंदर उनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं उनकी शक्ल में, यानी जीन्स भी डीएनए है और क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं, डीएनए। यानी क्रोमोसोम भी डीएनए से बने होते हैं और हमारे जो जीन्स होते हैं ये भी किससे बने होते हैं, डीएनए से ही बने होते हैं। ये क्लियर। उसके अलावा अगर देखिए न्यूक्लियस के अंदर एक और हमें स्ट्रक्चर नजर आता है राउंड सा, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस वाला स्ट्रक्चर है ये नॉर्मली राइबोसोम्स बनाता है या आरएनए वगैरह बनाने में मदद करता है। ये राइबोसोम्स या राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए जो कि प्रोटीन बनाने में मदद देती है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाने में मदद देती है। तो ये कहां पर बनते हैं, इसी न्यूक्लियोलस के अंदर ही बनते हैं। अब बेसिकली जो याद रखिए आपका जो ब्रेन है वो आपकी पूरी बॉडी में जिस तरह कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह एक सेल का भी ब्रेन होता है और सेल का वो जो ब्रेन है वो उसका न्यूक्लियस है। ये किसी भी सेल की जो एक्टिविटीज होती हैं, किसी भी सेल के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करेगा। तो बेसिकली सेल के फंक्शंस या उनकी एक्टिविटीज होती हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया, न्यूक्लियस भी पढ़ लिया। अब तीसरा उसका जो लिविंग पार्ट है वो कौन सा है, साइटोप्लाज्म। तो देखते हैं साइटोप्लाज्म, ये बता दो, बना दिए सर। अच्छा, साइटोप्लाज्म देखिए यहाँ पे ये सारा जो पार्ट है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, इधर भी अगर आप देखिए तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है दिस पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस हिस्से को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज द सेंटर ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो रिएक्शंस है वो कहां पर हो रहे होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। उसकी बेसिक रीजन क्या होती है कि इसके अंदर सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे देखिए इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी के अंदर गोल्गी बॉडीज हैं, इसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, राइबोसोम्स होंगे, बाकी स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जितने भी सेल की एक्टिविटीज होती हैं उन तमाम एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, साइटोप्लाज्म भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब जैसे लाइक हम ये देखते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये जेली लाइक सब्सटेंस है। इसके दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, एक होते हैं जेल लाइक और एक होते हैं सोल लाइक। जेल और सोल दो हिस्से होते हैं इसके। जेल का मतलब होता है जेलाटिन लाइक, जो कि इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। तो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो इनसॉल्युबल होता है वो जेलाटिन या जेल कहलाता है, और वो इसका हिस्सा जो कि सॉल्यूशन टाइप में होता है
डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होता है, उसे आप क्या नाम देते हैं, सोल या सोल्यूशन का नाम देते हैं। ये क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब इसके अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको बारी बारी पढ़ लेते हैं। पहले हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखिए प्रोकैरियोट्स में जैसे बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। This structure is called mitochondrion or mitochondria. Mitochondrion या mitochondria जो होता है, it is called powerhouse of the cell. It is called powerhouse of the cell. ये किसी भी सेल का पावर हाउस कहलाता है। क्यों कहलाता है? सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। उस रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं। जो खाना हम खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह जो होता है, हमें उसको ऑक्सीडाइज करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। उसको ब्रेक डाउन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के अंदर उसको ब्रेक डाउन करके क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट एनर्जी विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखिए हमारी बॉडी में हमें हर तरह के फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेंगे? ये। तो यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, एंड देन एटीपी और एनर्जी इज प्रोड्यूस। अच्छा जी, उसके बाद हम देखिए राइबोसोम्स। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स जो होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में भी यानी बैक्टीरिया में भी होते हैं और इनके अंदर भी होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं ये या तो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, कहीं पर भी पाए जाते हैं, या न्यूक्लियस के साथ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब होती है ना, उनके ऊपर होती है। राइबोसोम्स कहलाते हैं जी प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्रीज का मतलब ये हुआ कि इनका फिर मेन फंक्शन ये आ गया कि ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। Ribosomes are called protein factories. So being protein factories, इनका मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर? प्रोटीन बनाना। हमारी जितनी भी टाइप्स की प्रोटीन्स बनती हैं वो कौन बनाते हैं? वो राइबोसोम्स ही बना रहे हैं। तो सिंपल याद रखिए, ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए इंफॉर्मेशन भेजेगा, उन इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये उस तरह की प्रोटीन जो होती है वो बना रहे हैं, इसलिए आप इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज का नाम देते हैं। देन उसके बाद गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज जो है ये इस तरह के प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं। तो सिंपली याद रखिए, जो प्रोटीन्स बनती हैं उन प्रोटीन्स को बाद में मॉडिफाई करना लाजमी होता है, चेंज करना लाजमी होता है, उनको पैक करना होता है। कि जो भी आप देखिए, कोई भी एक फैक्ट्री कोई सामान बनाती है, तो सामान बनाने के बाद उस पर स्टिकर लगाना, उसको पैक करना, सारा कुछ करना जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड अ मॉडिफिकेशन। तो जब कोई प्रोटीन राइबोसोम्स में बन जाती है ना, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने के बाद उसको यहाँ भेजते हैं। इसका काम क्या है? उसको मॉडिफाई करना। याद रखिए, आप लिख लीजिए गोल्गी बॉडीज मॉडिफाई प्रोटीन्स, मॉडिफाई प्रोटीन्स, पैक देम and are involved in cell secretion. सेल जो भी सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है या कोई और चीज सिक्रीशन जो कर रहा होता है, असल में वो कहां से हो रही होती है? वो गोल्गी बॉडी से ही हो रही होती है। तो गोल्गी बॉडीज वो स्ट्रक्चर आगे जो किस में इन्वॉल्व होते हैं? सिक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कि जितनी भी टाइप्स की प्रोटीन बनी है वो बनने के बाद गोल्गी बॉडीज में आ जाएंगी,
उनको मॉडिफाई, उनको जो चेंज करना है वो कर लिया गया, फिर पैक कर दिया गया, और उसके बाद ये आगे उसको सिक्रीट कर देते हैं इनसाइड द सेल, ये सेल के बाहर। जैसे हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, वो सेल से ही होते हैं ना रिलीज। तो जब सेल उनको रिलीज करते हैं तो कौन वाले से हिस्सों में से क्या होते हैं, इन्हीं गोल्जी बॉडीज वाले हिस्सों में से जो है रिलीज कर रहे हैं। जी क्लियर हो गया ये? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, उसके बाद आ गया जी जो है वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल को अगर आप देखिए तो वैक्यूल दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी होते हैं और प्लांट सेल में भी होता है। डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल आ जाता है और ये परमानेंट होता है, ये परमानेंट होगा जब तक सेल है। एनिमल सेल के अंदर एक या दो या उससे ज्यादा छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं और वो परमानेंट भी नहीं होते, वो टेम्परेरी होते हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर नए बन जाते हैं। लेकिन ये जब तक सेल होता है तब तक उसके अंदर रहता है। ठीक है, इसको सैप वैक्यूल का नाम भी देते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया था टोनोप्लास्ट। इसके अंदर जो सैप है ना, ये लिक्विड सारा, वो किस किस से बना होता है? पानी से, शुगर से, सॉल्ट्स वगैरह से। ये सारे मटेरियल्स जो होते हैं ये मिलके क्या बना देते हैं? सैप जो है वो बना देते हैं। अब ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर देते हैं। जब पानी को स्टोर करते हैं तो ये फूल जाता है, जिससे ये हार्ड और सख्त हो जाता है, जिससे ये प्लांट सेल को भी क्या कर देगा? सख्त कर देगा और टर्जेंट बना देगा। तो ये प्लांट्स के अंदर उनके सेल्स को टर्जेंट करता है, सख्त करता है। जब ये प्लांट्स टर्जेंट हो जाते हैं तो किसी हद तक कह लीजिए कि ये उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी शेप को मेंटेन करने में मदद दे रहा है। तो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसमें से पानी निकल जाएगा तो सेल प्लाज्मोलाइज या फ्लैसिड हो जाता है, नरम हो जाता है, बिल्कुल ढीला सा पड़ जाता है। जी यहाँ तक जो चीज क्लियर नहीं है। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज जो रहेगी इसके अंदर वो पिगमेंट्स रहेंगे, जिन्हें हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, देखिए अगर आप डिफरेंस में आते हैं तो अक्सर तीन चीजों का डिफरेंस आपने याद रखना है, वो पेपर में पूछता है एनिमल और प्लांट सेल में। नंबर 1 सेल वॉल, वैक्यूल, और तीसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तीन पिगमेंट्स, ये तीन चीजें डिफरेंट होती हैं। इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं, इसमें सेंट्रलाइज वैक्यूल है, इसमें नहीं है। दो चीजें हो गई। तीसरा, इसमें क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो अक्सर यही तीन चीजें जो कॉमन उन दोनों में हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। दोनों में सेल मेम्ब्रेन भी है, दोनों में साइटोप्लाज्म भी है, और दोनों में न्यूक्लियस भी होता है। तो अक्सर ये दोनों का जो है वो डिफरेंशिएशन या कंपैरिजन जो है वो दे देते हैं। दोनों में होगा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, एनर्जी दोनों को चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, ये याद रखिए, वो प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट के अंदर हमने पढ़ा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं है। अब आखिरी जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर इस तरह के पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स। ये जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ना, इनको आप नाम, ये ग्रैना है वैसे, लेकिन ये क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल। याद रखिएगा, प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उन ग्रीन पिगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? क्लोरोफिल का नाम देते हैं। और क्लोरोफिल क्या करते हैं? ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जी क्लियर? तो इसका असल काम ये होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को फोटोसिंथेसिस में अपना फूड को प्रिपेयर करने में मदद देते हैं। तो ये एक डिफरेंस मेजर आ गया कि ये पिगमेंट्स हम क्या कर रहे हैं। क्लियर? चलिए कल इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा और आएंगे, कल ही चैप्टर में